बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी अमराज के हवाले से आज का हमारा मौजू है यूरिक एसिड। मैं मुख्तसर अर्ज करता हूँ कि यूरिक एसिड है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती हैं और किस वजह से होती हैं और उसका इलाज और हल क्या है। एक बात जहन में रखिएगा कि हम जो भी खुराक और ग़ज़ा रोज़मर्रा में खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो जब हमारे जिस्म के अंदर जाके वो खुराक हज़म होती है तो उससे कुछ फाज़ल मादे पैदा होते हैं जिनको हम फुजलात भी कह सकते हैं आसान ज़बान के अंदर। उन फाज़ल मादों के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक एक तेज़ाबी मादा है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। ये यूरिक एसिड जो है ये मर्दों के अंदर 5.2 या 5.1 से लेके 7.1 तक इसकी नॉर्मल रेंज है और ख़वातीन के अंदर, फीमेल के अंदर ये 2.4 से लेके 5.2 तक इसकी नॉर्मल रेंज है। इससे अगर ये बढ़ेगा तो समझे कि जिस्म के अंदर इसकी मिकदार में बहुत इजाफा हो चुका है। अब ये जो तेज़ाबी मादा है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, ये किस किस खुराक के साथ इसका ताल्लुक है। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि जितने भी गोश्त हैं और सबसे ज़्यादा बीफ के अंदर, बाकी परिंदों के गोश्त के अंदर इसकी मिकदार कम है। मटन जो है बकरे और बकरी का गोश्त, उसके अंदर इसकी मिकदार कम है। दुम्बे के अंदर भी इसकी मिकदार कम है, लेकिन बहरहाल मौजूद है। जितने भी गोश्त हैं उनके अंदर यूरिक एसिड पाया जाता है, लेकिन बीफ के अंदर बहुत ज़्यादा है, खरगोश के गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आजकल जो चिकन चल रहा है जिसको वाइट मीट कहते हैं, ये स्टीराइड की पैदावार है सारी, ये गोश्त नहीं है, लेकिन इसके अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर एसिडिटी वाले तेज़ाबी मादे और ये जो तेज़ाबी मादा यूरिक एसिड है इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार है इस ब्रायलर मुर्गी के अंदर, जिसको हम चिकन भी कहते हैं और फार्मी मुर्गी भी कहते हैं। जितनी भी दालें हैं इनके अंदर भी यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ख़ास तौर पे वो वाली ग़ज़ाएँ जो लेसदार होती हैं, जैसे आलू, गोभी, माश की दाल, चने की दाल और सफ़ेद चने, सफ़ेद लोबिया, इसके अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा है। जितने भी लेसदार मादे हैं, मसूर की दाल, काले चने, सुरख लोबिया, इसके अंदर भी यूरिक एसिड की मिकदार है, लेकिन उनकी निस्बत कम है। सबसे कम जिसके अंदर यूरिक एसिड है वो मूंग की दाल है, चाहे वो धुली हुई हो चाहे छिलके वाली हो, और गंदम का दलिया, इसके अंदर यूरिक एसिड कम पाया जाता है। इसी तरह ये हमारी जितनी भी खुराक है, बाजार के फास्ट फूड हैं, ये सारे यूरिक एसिड बढ़ाने वाले चीज़ें हैं। इसके अलावा आप ये देख लीजिए जितने मशरूबात हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हैं, और पेप्सी के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा है। इससे यूरिक एसिड बहुत जल्द रेज करता है। ये हमारे जिस्म के अंदर जाके तो यूरिक एसिड की जब खून के अंदर मिकदार बढ़ना शुरू होती है तो याद रखिएगा कि हमारे गुर्दों का काम है फिल्ट्रेशन का। गुर्दे खून को फिल्टर करके, साफ करके जितने भी फाजल मवाद हैं, तेजाबियत वाले, एसिडिटी वाले और जितने भी फुजलात हैं उसको खारिज करते हैं गुर्दे। तो जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर होते हैं या गुर्दों के अंदर स्वेलिंग हो, वर्म हो, या किसी वजह से उनके गुर्दों के जो नेफ्रून हैं वो काम ना कर रहे हों सही तरह से, और नेफ्राइटिस हो, उसके अंदर गुर्दों के अंदर सोजिश हो, या गुर्दों के अंदर किसी किस्म का भी कोई पथरी का मसला हो, या उनके अंदर वर्म हो, या उसके जो नेफ्रून हैं वो सही काम ना कर रहे हों, तब भी वो अच्छी तरह खून को फिल्टर करके उसमें से तेज़ाबी मादे ये बाहर नहीं निकालते। जो पेशाब के साथ खारिज करने हैं गुर्दों ने, वो अच्छी तरह से नहीं निकल पाते और खून के अंदर उस तेज़ाबी मादे की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि जब यूरिक एसिड का जो तेज़ाबी मादा है ये जिस्म के अंदर बढ़ता है तो अगर ये दिमाग पे अटैक करेगा, खून की नालियों को सुकेड़ेगा, तो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और दिमाग को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसी खून के गाढ़ापन की वजह से, जो यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो गया, इस खून के गाढ़ापन की वजह से दिमाग के अंदर जो शरियाने हैं उनमें क्लाट आएगा, तो उससे या लकवा हो जाता है या किसी को फालिज हो जाता है
इसकी अगर ज्यादा शिद्दत की कैफियत हो तो ब्रेन हैमरेज के साथ मौत भी वाक़या हो सकती है। जब यूरिक एसिड का अटैक हमारी आंखों के ऊपर होगा तो नजर का बहुत सारा मसला होगा, धुंधलापन होगा। इसी यूरिक एसिड, इसी तेजाबी मादे का अटैक जब हमारे कानों के ऊपर होगा तो कानों की ग्लैंड में स्वेलिंग होगी और कानों के अंदर बहरापन पैदा होगा, खुश्की पैदा होगी, कानों के अंदर शाई शाई की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसी तेजाबी मादे का यूरिक एसिड का अटैक जब हमारे नाक के ऊपर होगा तो नाक की हड्डी को टेढ़ा कर देता है। अगर नाक के जो 2 गुदूद हैं जो अल्लाह ने नाक की हड्डी को और दिमाग की हिफाजत के लिए जो हमारे नाक के अंदर यहाँ पे 2 गुदूद लगाए हैं, ये 2 चौकीदार और पहरेदार हैं जो हमारे दिमाग की हिफाजत करते हैं कि दिमाग के अंदर डायरेक्ट कोई चीज ना जाए। ये गुदूद खुद इनके अंदर सोजिश आ जाती है और ये अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं और दिमाग की हिफाजत के लिए अल्लाह ने इनको नाक की हड्डी के अंदर लगाया है। तो इन गुदूद के अंदर जब स्वेलिंग होगी, सोजिश होगी, तो इसको साइनोसाइटिस का मसला कहते हैं। तो ये भी यूरिक एसिड के अटैक की वजह से होता है। इसी यूरिक एसिड का जब अटैक होता है गले के ऊपर तो गले के जो गुदूद हैं, टॉन्सिल्स हैं, इनके अंदर सोजिश हो जाती है जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ये भी यूरिक एसिड के अटैक की वजह से है। इसी तरह यूरिक एसिड का अटैक जो है खून की नालियां जो दिल की तरफ जा रही हैं और आ रही हैं उनके ऊपर होता है। तो खून की नालियों के अंदर यूरिक एसिड खुश्की की वजह से सुकेड़ पैदा करता है और खून के अंदर तेजाबियत की वजह से और खून के अंदर गाढ़ापन होने की वजह से दिल के जो नालियां हैं, शरियाने हैं, उनके अंदर क्लाट आना शुरू हो जाता है जिससे हार्ट अटैक भी होता है और दिल के वालों के अंदर ब्लॉकेज भी हो जाती है। इसी तरह दिल का जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर है वो डिस्टर्ब होता है तो बीपी हाई, जिसको हाइपरटेंशन का मसला होना शुरू हो जाता है। ये यूरिक एसिड की वजह से, खून के गाढ़ापन की वजह से होता है। इसी तरह अगर यूरिक एसिड का अटैक स्टमक के ऊपर हो तो मैदे के अंदर सबसे पहले सोजिश होती है। फिर मैदे का बढ़ता बढ़ता मसला, इसका अगर सही इलाज ना किया जाए और तेजाबी मादे खून से, जिस्म से खारिज ना हो और मजीद तेजाबियत वाली खुराक इस्तेमाल की जाए तो इसी सोजिश को आगे ये यूरिक एसिड बढ़ा के अल्सर बना देता है। उसका भी अगर सही इलाज ना हो तो स्टमक के कैंसर की तरफ ले जाता है। इसी तरह यूरिक एसिड का अटैक जब गुर्दों के ऊपर होता है तो गुर्दों के अंदर पथरियां बनना शुरू हो जाती हैं और गुर्दे अपना काम सही तरह से नहीं कर सकते। जो फिल्टर करके पेशाब के अंदर तेजाबी मादे उन्होंने खारिज करने हैं, उनके नेफ्रॉन डैमेज होके तो किडनी फेलियर की तरफ जाते हैं और गुर्दों ने जो क्रिएटिनाइन, यूरिया और इस तरह के जो फाजल मवाद सारे खारिज करने हैं, उनकी मिकदार खून के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है और अच्छी तरह से उनका इखराज गुर्दे नहीं कर सकते। इस कैफियत के साथ यूरिक एसिड के अटैक की वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं। इसी तरह यूरिक एसिड का जब अटैक होता है जोड़ों के ऊपर, बड़े जोड़ हों या छोटे जोड़ हों, बाज दफा छोटे जोड़ों में होता है और जोड़ों के अंदर इसकी जो इब्तिदा है वो दाएं पांव के अंगूठे के जोड़ से शुरू होता है। दाएं पांव का जो अंगूठा है उसकी जो जड़ है, जोड़, वहां से इसका अटैक शुरू होता है। उसमें सोजिश होती है और दर्द की वजह से अंगूठा सूज जाता है। फिर इसका अटैक दूसरे जोड़ों पे होता है और जोड़ों के अंदर जो हमारी ग्रीस है उसकी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर एक लेसदार मादा रखा है जिसकी वजह से जोड़ हरकत करते हैं और उसको तर रखते हैं। उसके अंदर, ग्रीस के अंदर इसके क्रिस्टल बन के ये यूरिक एसिड वहां पे बैठ जाता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने की वजह से जोड़ों का अच्छी तरह मूवमेंट का सिस्टम जो डिस्टर्ब होता है और इसका वहां पे क्रिस्टल बन के बैठना जो है ये जोड़ों को सोजिश की तरफ ले जाता है और जोड़ों में सोजिश होती है और सोजिश के साथ फिर दर्द भी शुरू हो जाता है। बाज लोगों के अंदर जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल की वजह से सोजिश नहीं होती लेकिन शदीद दर्द होता है। यह भी यूरिक एसिड की वजह से होता है। इसका भी अगर यूरिक एसिड का जिस्म से इखराज कर दिया जाए तो इसकी सोजिश भी खत्म हो जाती है और जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। इसी तरह यूरिक एसिड के अटैक की वजह से जो सारे मसले पैदा होते हैं, अगर इसका अटैक जिगर पे हो तो तब भी ये नुकसानदेह है। जिगर को सुकेड़ता है और जिगर के कैंसर की तरफ ले जाता है यूरिक एसिड। जिस्म के किसी भी उज़्व के ऊपर जब यूरिक एसिड का अटैक होता है तो ये शदीद जानलेवा होता है। आप ये समझ लीजिए कि यूरिक एसिड की वजह से आपके सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक कोई 50 से ज्यादा अमराज सिर्फ यूरिक एसिड की वजह से पैदा होते हैं। उसकी स्टेजेस हैं, कुछ अर्ली है, कुछ उसकी लास्ट स्टेज है, किसी में ये कम
की वजह से हो रहा है, किसी में जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा रेज कर जाए और उसका इखराज ना हो और उसका फिर इलाज भी सही तरह से ना हो और उसके मुताबिक उसकी एहतियाती तदाबीर, खुराक, ग़िज़ा इस्तेमाल ना की जाए और यूरिक एसिड जिस्म के अंदर बढ़ता रहे और बढ़ बढ़ के उसका इखराज ना हो और खून के अंदर डिपॉजिट होकर मुख्तलिफ हिस्सों में बैठ के अपना घर बनाना शुरू कर दे और पूरी बॉडी को, जिस्म को डिस्टर्ब करे, तब भी यह मसला होता है कि पूरे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से ऐसे ऐसे शदीद अमराज पैदा होते हैं कि जिसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है। आमतौर पे हमने देखा है कि जो जोड़ों के दर्द के मरीज हैं उनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बाज कैफियत ऐसी होती है जिसमें आरए फैक्टर जोड़ों का दर्द पॉजिटिव हो, आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जोड़ों के दर्द के अंदर, या आर्थराइटिस हो जिसमें यूरिक एसिड नॉर्मल हो लेकिन उनका आरए फैक्टर पॉजिटिव हो, वो दूसरी कंडीशन है। उसको हम इंशाल्लाह किसी और मौके पर तफसील से डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारा मौजूद चल रहा है यूरिक एसिड के हवाले से बात हो रही है। तो यूरिक एसिड का जितना भी अटैक है ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर होता है, क्योंकि जब जिस्म के अंदर, खून के अंदर इसकी मिकदार बढ़ेगी और ये खारिज नहीं होगा तो जाहिर है इसने अपना घर बनाना है, किसी जगह इसने बैठना है, इसको डिपॉजिट होने के लिए जगह चाहिए वहां पे, और इसने अपना डेरा लगाना है। इस वजह से इसने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, उज़्व को, उज़लात को इसने और गुदत को और खून की नालियों को इसने सुकेड़ के तो ये अपना घर बना के और वहां सारा एक इसने फसाद फैलाना है। इसी तरह जब यूरिक एसिड का ज्यादा अटैक रेक्टम की तरफ, खून की नालियों की तरफ होता है, यानी पखाने वाली जगह की तरफ जब होता है तो खून की नालियों के अंदर सुकेड़ के साथ जो रेक्टम के ऊपर गुदत है, ग्लैंड है, उनको डिस्टर्ब करके तो उसकी शरियाने फट के खून आना शुरू हो जाता है, जिसको हम बवासीर कहते हैं। बाज दफा ये बवासीर सिर्फ वहां पे यूरिक एसिड के मवाद को जमा करके उसकी थैलियां बना के उसके मसे बन जाते हैं, जिसको मोकों वाली या मसों वाली बवासीर कहते हैं। अगर इसी मसे को फाड़ा जाए किसी भी दवा के साथ या इसके इलाज के साथ तो उसमें से जो मवाद खारिज होता है वो भी वही तेजाबी मादा शदीद किस्म का होता है, जिसकी अर्ली स्टेज जो है वो यूरिक एसिड है और उसकी लास्ट स्टेज जो है वो कैंसर की तरफ ले जाती है। तो याद रखिएगा कि यूरिक एसिड की वजह से पूरे जिस्म के अंदर जो भी अमराज पैदा होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड को अच्छे तरीके से खून के अंदर से निकाल के खारिज कर देने से वो तमाम अमराज का बेक वक्त खात्मा हो जाता है। उसके लिए सिर्फ दो काम करने होते हैं। एक तो यूरिक एसिड पैदा करने वाली ग़िज़ाओं को रोक देना होता है, जो हमारे जिस्म के अंदर जाके ज्यादा गोश्त है और बीफ है और लेसदार जितनी भी ग़िज़ाएं हैं उनको बंद कर दिया जाए ताकि यूरिक एसिड का जो आगे प्रोडक्शन का सिस्टम है वो कम हो जाए। दूसरे नंबर पे जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो चुका है और अब्जॉर्ब नहीं हो रहा और उसका इखराज भी नहीं हो रहा, उस डिपॉजिट यूरिक एसिड को गुर्दों के जरिए खारिज कर दिया जाए, पेशाब के जरिए। इसका बड़ा आसान सा इलाज मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो यह है कि 1 ग्राम अदरक, 1 ग्राम पुदीना ले लें और 1 ग्राम अजवाइन। इसका आप कहवा बना के इस्तेमाल कीजिए दिन में 3 बार 4 बार, आपका यूरिक एसिड चंद दिनों में खारिज हो जाएगा। अगर आप एक अजवाइन की 4 किस्म की अजवाइनें हैं, एक अजवाइन की किस्म है अजमूद जिसको क्रफ्स भी कहते हैं, वो अगर आप ले लें, अजमूद जो है अजवाइन की क्रफ्स की किस्म, उसका आप जो शांदा बना के उसको जो हर्बल टी भी बन जाएगी बड़ी अच्छी। उसमें आप अगर किसी को शुगर का मसला नहीं है तो शहद डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, आप चीनी भी मिला सकते हैं। और अगर किसी को बीपी का मसला नहीं तो वो हल्का सा उसमें नमक मिला के उस जो हर्बल टी को, उस कहवे को आप इस्तेमाल करेंगे, उससे भी इंशाल्लाह 7-8 दिन के अंदर पूरे जिस्म के अंदर से यूरिक एसिड खारिज हो जाएगा और आपके छोटे मोटे जो अमराज हैं वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अगर इसकी कैफियत बहुत ज्यादा बढ़ जाए फिर आपको दवा के लिए किसी मुआलिज से, काबिल एतमाद मुआलिज से रुजू करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ यूरिक एसिड की तमाम अलामात, उसकी जितनी भी सिम्टम है, उसकी अलामतें, उसकी बीमारी की वजूहात और उसका जो आगे अमराज का फैलाव है वो रुक जाएगा और इंशाल्लाह उसका बड़ा अच्छा सद्देबाब हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने परहेज करना है, वॉक करें और जितने भी तेजाबी मादे वाली लेसदार और ज्यादा बीफ, चिकन, गोश्त वाली चीजें हैं उनसे अवॉइड कीजिए और ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिससे आपको यूरिन ज्यादा पास हो और पानी ज्यादा पिए, ताकि गुर्दों का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो अच्छी तरह वर्किंग में आए और गुर्दे जो हैं उसको फिल्टर करके यूरिक एसिड को और यूरिया को और क्रिएटिनिन को खारिज करें, ताकि बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जितना भी यूरिक एसिड डिपॉजिट है वो अच्छी तरह से बाहर निकल जाए।
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक हफ्ते के अंदर आप यूरिक एसिड से निजात पा सकते हैं। सिर्फ ये एहतियात के साथ, परहेज के साथ और खुराक ये इस्तेमाल कीजिए। बकरे का गोश्त आप शोरबे वाला ले सकते हैं। खरबूजा बहुत ज्यादा खाएं, अगर खरबूजे का मौसम हो। खरबूजे के साथ यूरिक एसिड अच्छी तरह से जिस्म के अंदर से खारिज हो जाता है। आप खरबूजा खा के ऊपर से ये हर्बल टी जो कहवा है ये भी पी सकते हैं। आम का मौसम है तो आम खा के आप यही कहवा पी लें। इसी तरह अगर ये मौसम नहीं है, सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में आप अमरूद खाइए। अमरूद के ऊपर आपने काली मिर्च और हल्का नमक डाल के पके हुए अमरूद खाने हैं और पपीता उसमें मिक्स करना है, आधे अमरूद और आधा पपीता। ये आप दोपहर के खाने की जगह पे एक प्लेट भर के इस्तेमाल कीजिए। ऊपर से आप 1 या 2 कप कहवा पीजिए। 3-4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह सारे जोड़ों की सोजिश भी खत्म हो जाएगी। जिस्म के अंदर जितनी भी कब्ज की वजह से खुश्की की अलामात हैं, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और किसी भी जिस्म के हिस्से के ऊपर जो यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से एक प्रेशर की कैफियत है, वो बिल्कुल प्रेशर रिलीज हो जाएगा। आपका यूरिक एसिड बॉडी के अंदर से खारिज होगा और गुर्दे जो है वो एक वर्किंग सिस्टम उनका जो है वो तेज हो जाएगा, अच्छी तरह वर्किंग में आएंगे और उनके नेफ्रून जो है उनकी अच्छी तरह सफाई हो जाएगी और गुर्दों के अंदर पथरियां भी नहीं बनेंगी। पेशाब भी आपको खुल के आएगा और पखाना भी जो है उसका भी मसला नहीं होगा। स्टूल भी अच्छी तरह से पास होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर यूरिक एसिड से और इससे पैदा होने वाली तमाम अलामात सिम्टम से आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।